चाहता हूँ, मेरा एक सपना है कि अगर मैं दिल्ली के सदन में पहुँचूँ 5 साल बाद जब आखिरी सत्र हो तो अपना रिपोर्ट कार्ड के लेकर खड़ा हूँ और देश के सामने कहूँ कि एक लोकसभा एक घोषी जहाँ के सबसे ज़्यादा नौजवानों ने नौकरी और रोज़गार पिछले 5 सालों में पाए हैं। तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। वो सोचते हैं कि युवा हो जाए, बेरोजगार उनका हो जाए 400 पार। जो लोग 2014 में बोला करते थे कि देश बिकने नहीं देंगे, सुना था ना आपने डायलॉग, ये देश बिकने नहीं देंगे, अब बोल रहे हैं कि भैंस बिकने नहीं देंगे। देश बिकने नहीं देंगे से लेकर भैंस बिकने नहीं देने के दौर में अपनी क्रेडिबिलिटी वो लोग खो चुके हैं। 5 किलो राशन के नाम पर 9 किलो लड़कों को बेरोजगार कर देना, बच्चियों को बेरोजगार कर देना, टैलेंट को मार देना, तो बेरोजगार कर देने वाली सरकार को इस बार नौजवान ही 1 तारीख को बेरोजगार कर देंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हॉट सीट है, लेकिन इनमें अगर एक सीट की बात कही जाए, घोसी लोकसभा सीट के बारे में, तो काफी ज्यादा चर्चित है। सबकी निगाहें यहां से टिकी हुई हैं। अगर बात कही जाए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यानी कि राजीव राय जी के बारे में, तो साल 2012 में जो इलेक्शन हुआ था जिसमें समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, इसमें राजीव राय जी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। कहा जाता है कि राजीव राय जी की रणनीति समाजवादी पार्टी को साल 2012 में जीत हासिल करवाई थी। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 में फिर से इनको टिकट दिया है मऊ से। अब देखना यह होगा कि यहां से घोसी लोकसभा सीट से ये जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं। 2012 वाली रणनीति इस बार भी अपनाते हैं यानी सक्सेस होते हैं यानी। बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजीव राय जी। सबसे पहले टीवी 24 चैनल पर धन्यवाद आपको। क्या लग रहा है? सवाल सीधे वही करूंगी जहां से ओपनिंग की हूं। 2012 में आपको बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जा रहा था कि जीत हासिल करने में आपका बहुत बड़ा योगदान था। क्या कुछ वो रणनीति थी और इस बार 2024 में उस रणनीति जैसा ही कुछ इस बार भी कर रहे हैं या फिर कुछ उससे भी बड़ा करने वाले हैं? 2012 में जीत समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं के योगदान से हुई, मेरे अकेले के योगदान से नहीं थी। और इस बार भी जो जीत होगी, समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। मेरा चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। आप जनता में जाओगे क्योंकि रीजन बहुत साफ है। जो 3 प्रत्याशी हैं, 3 प्रत्याशी पिछले 10 सालों में कहीं नज़र नहीं आए। घोसी पर तमाम विपदा पड़ी, महामारी आई। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि एक प्रत्याशी जो सरकारी प्रत्याशी है पिछले 7 सालों में तीसरी जगह से लड़ने आए हैं। 17 में बलिया के बांसडी से लड़े, हारे, वापस नहीं गए। 22 में वहाँ बनारस लड़ने चले गए हमारे साथ, 17 में बीजेपी के साथ, 22 में समाजवादी पार्टी के साथ, वहाँ से भी हार गए। फिर वापस बीजेपी के पास गए और लड़ने घोसी आए। तो और दूसरे प्रत्याशी हाथी वाले, तो हर चुनाव में आज से 20 साल पहले वो सांसद थे। हर चुनाव में किसी न किसी पार्टी का टिकट लेकर आते हैं, हारते हैं, फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। तो जब जो व्यक्ति जनता के बीच में रहेगा, जनता के सुख दुख में रहेगा, यहाँ कोरोना आया, महामारी आया, बाढ़ आया, कटान आया, ट्रेन की दुर्घटनाएं हुई, महामारी में तमाम बच्चे अनाथ हो गए, सबको गोद लेकर पढ़ा रहा हूँ। बाहर फंसे हुए थे उनको लाया, यहाँ कभी कोई तकलीफ़ होती है तो मैं यहाँ रहता हूँ। तो जनता को वही चाहिए जो जनता के बीच में रहता हो। ये घुमंतु राजनीतिक प्रजाति के जो लोग होते हैं, घूमते घूमते कभी नहीं यहाँ कभी वहाँ चले जाते हैं, उनको हमारे गुरु जनेश्वर मिश्रा जी मेला घूमनी कहते थे। तो इन मेला घूमनियों को दूसरे मेले के लिए भेज देगी जनता। अरविंद राजभर जी पे ज़्यादातर आपने बातों को अपनी रखा है। सवाल ये करेंगे, अरविंद राजभर जी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे पिताजी के लेवल में किसी को पहुंचने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा। हमारे पिताजी कई वर्षों का संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, उनके लेवल का कोई नहीं है। उस बात पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं राजनीति छोड़ना पसंद करूंगा, लेकिन उस हद तक गिरना पसंद नहीं करूंगा। राजनीति में जब वो दौर आ जाए कि मंचों से माँ बहन की गालियाँ दी जाने लगे, जूते मारने की बात करने लगे, गाड़ियाँ लूटने की बात करने लगे, गाड़ी लूट लो, पैसे लूट लो, उस हद तक नीचे गिरना राजीव राय को मंजूर नहीं है। भगवान न करे हमारे राजनीति में हमारे आसपास के लोग भी उस हद तक गिरे जितना नीचे वो लोग गिर चुके हैं। इसलिए उनकी बराबरी का कोई सोच भी नहीं सकता। उनकी बराबरी करने के लिए अपनी ज़मीर को गिरवी रखना पड़ेगा, अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़ेगा और बहुत नीचे गिरना पड़ेगा।
आप कल्पना कर सकती हैं, आप तो अभी यंग हैं, अपने सीनियर से पूछिएगा, कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति नहीं होगा जो मंच से कैबिनेट मिनिस्टर को माँ बहन की गाली दे, जूते मारने की बात करे, गाड़ियाँ लूटने की बात करे। ये राजनीति है। इनका एक जिलाध्यक्ष का वीडियो आजकल वायरल हो रहा है, उन गालियों के शब्दों को सुनकर घिन आती है, घिन आती है, अपने पर क्रोध आता है कि इस राजनीति में इस तरह के लोग भी हैं। इस बार घोसी की जनता ऐसा जवाब देगी कि जो बड़बोले लोग हैं, जिनका बड़बोलापन आपस में परिवार में ही कंपटीशन करते रहते हैं कि बड़ा वाला ज़्यादा बोलता है कि छोटा वाला ज़्यादा बोलता है कि बाबूजी ज़्यादा बोलते हैं, ये बड़बोलों की दुकान बंद हो जाएगी। मऊ में कौन कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा आपको दिख रही है जिसका निदान होना बेहद ही जरूरी है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कम से कम आपने पूछा तो सही। लोग टीआरपी के लिए घुमा फिरा कर उन्हीं मनोरंजन मंत्री के आसपास ले जाते हैं। घोसी ये बुनकरों का इलाका है, छोटे छोटे किसानों का इलाका है, और इस समय बेरोजगार नौजवानों की फौज हो गई है। मेरी प्राथमिकता, जैसे जब हम किसानों की बात करते हैं, जो टीवी चैनलों पर आंदोलन कर रहे किसान बड़ी गाड़ियों से, बड़े ट्रैक्टरों से चलते हैं, वो किसान यहाँ आपको नहीं मिलेंगे। वो किसान केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। हमारे किसान बड़े छोटे छोटे होते हैं, बीघा 2 बीघा 4 बीघा वाले हैं। अब बुनकरों पर समाजवादी पार्टी सरकार फ्लैट रेट से 72 रुपये की बिजली देती थी, इस सरकार ने विड्रॉ कर दिया, जीएसटी लगा दिया। हालत ऐसी हो गई कि भुखमरी के कगार पर है। जैसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वैसे बुनकर भी आत्महत्या करने के कगार पर है। यहाँ जरी का काम बहुत फेमस था, बंद हो गया, बच्चे पलायन कर रहे हैं। और जो मेरी सबसे बड़ी चुनौती होगी, सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, यहाँ के नौजवानों को नौकरी, रोजगार, ट्रेनिंग जो भी देना पड़े। मैं तो खुद एकेडमिक हूँ, एकेडमिक उससे बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पास ब्लूप्रिंट है कि मैं क्या करूँगा। प्रतिभा का अभाव नहीं है, यहाँ सुविधा की अभाव है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बेरोज़गारी होती है, बेरोज़गारी महामारी से भी बड़ी बीमारी होती है समाज के लिए। जो बेरोज़गार बच्चे होते हैं वो एंटी सोशल एलिमेंट, असामाजिक तत्वों के सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। उनको लगता है कि ये लड़का कुछ करता नहीं है, इसके घर में इसकी माँ बीमार है, दवा के पैसे नहीं, तो बुलाएंगे और अपने गैंग में शामिल करते हैं। मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि यहाँ जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो कोचिंग बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता मेट्रो सिटीज़ में या लखनऊ और इलाहाबाद होता है सिविल सर्विसेज की, उसको यहाँ ले आऊँगा कि 2 4 5 बच्चे भी यहाँ से अगर सेलेक्ट हो जाए तो एक नौजवानों में मोटिवेशन होगा। निराशा और डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। जिस तरह सरकार ने नौकरियों को रोक रखा है, पेपर लीक हो जाता है, यहाँ कोई उद्योग नहीं है, यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। जब अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है तो अपराध को जन्म देती है। दूसरे कैटेगरी के बच्चे, जो हर आदमी तो IAS PCS नहीं बन सकता ना, तो इसका मतलब ही नहीं कि जो IAS PCS नहीं बन सकता कुछ और नहीं कर सकता। तो उनके लिए भी मैं एकेडमिक सर्विसेज दूंगा, एजुकेशनल सर्विसेज दूंगा। जो गरीब बच्चे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कि वो बहुत सारी बैंकिंग की जॉब हैं, रेलवे के जॉब हैं। हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की आएगी तो 30 लाख वैकेंसीज हैं। तीसरे दर्जे के लिए यहाँ के लोग फौज में और फोर्सेज में पहुँच जाते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको रिटर्न पास करना और फिजिकल एग्जामिनेशन में अच्छा होना है। मैं रिटायर्ड IPS को लाऊंगा, ट्रेनिंग देंगे फिजिकल और वो। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगल बगल के अगर 100 लोग भर्ती होते तो हमारे यहाँ के 1000 लोग हो। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है, हर आदमी को आप नौकरी नहीं दे सकते। बेंगलोर में मेरे स्कूल कॉलेजेस चलते हैं, हमारे यहाँ कैंपस इंटरव्यू होता है, तो ले आकर यहाँ भी मैं उन लोगों को लाऊंगा कि यहाँ के बच्चों को रिक्रूट करो। जो 4th सेगमेंट है उसमें वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया जाए, उनको ट्रेंड किया जाए, उनको सर्टिफिकेट इशू हो, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में उनको भेजा जाए। नहीं तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं जिनको जानकारी का अभाव है, टाई अप करके छोटे छोटे काम धंधा शुरू कराया जाए। मैं चाहता हूँ, मेरा एक सपना है कि अगर मैं दिल्ली के सदन में पहुँचूँ 5 साल बाद, जब आखिरी सत्र हो, तो अपना रिपोर्ट कार्ड के लेकर खड़ा हूँ और देश के सामने कहूँ कि एक लोकसभा है घोसी, जहाँ के सबसे ज़्यादा नौजवानों ने नौकरी और रोज़गार पिछले 5 सालों में पाए हैं। वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। आपने युवाओं पर ज़्यादा अभी बात किया, मेरे इस प्रश्न का उत्तर आपने युवाओं को लेकर दिया, रोजगार को लेकर दिया। बेरोजगारी जो यहाँ पर है सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है,
और आपका टारगेट भी है कि दूसरे राज्यों से अपेक्षा या दूसरे जिलों से अपेक्षा आपके जिले में ज़्यादा नौकरी लोगों को मिले। एक सवाल ये करना चाहूँगी कि लगातार एनडीए गठबंधन इस बार का नारा दे रही है 400 पार और यूपी की 80 सीटों को वो पार कर जाएगी। इतने सारे ख्वाब आपने लिए हैं कि इस बार जीतूंगा, 5 वर्ष बाद देखूंगा तो क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति, ये सारे सपने आपने संजो कर रखे हैं। कैसे इन सबको पूरा करेंगे? लगातार वो लोग नारे दे रहे हैं कि इस बार जीतने वाले हैं पूर्ण बहुमत के साथ। क्या लगता है आपको? अगर वो सोचते हैं कि जुआ हो जाए, बेरोजगार उनका हो जाए 400 पार, तो उनका हो गया है बंटाधार। अब जो लोग 2014 में बोला करते थे कि देश बिकने नहीं देंगे, सुना था ना आपने डायलॉग, ये देश बिकने नहीं देंगे, अब बोल रहे हैं कि भैंस बिकने नहीं देंगे। देश बिकने नहीं देंगे से लेकर भैंस बिकने नहीं देने के दौर में अपनी क्रेडिबिलिटी वो लोग खो चुके हैं। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके भी प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री, खाली भाजपा के तो हैं नहीं, प्रचार मंत्री के रूप में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, उनकी हताशा, निराशा, इसी पार्टी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री भी देश को दिए। आप उनके विपक्ष में होते हुए भी उनको भाषणों को सुनना पसंद करते थे। आज भी मैं यूट्यूब पर जब जाता हूं तो सर्च करता हूं कि स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, मेरे गुरु स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी, ऐसे लोगों को सुनूं और सीखूं कि कैसे बोला जाता है। मुझे बड़ा दुख होता है, प्रधानमंत्री जी बच्चे, मंदिर, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। 85 करोड़ आबादी, 5 किलो अनाज पर जिंदा है, एक कान की बाली तो हमारी बच्चियां बनवा नहीं सकती। आप मंगलसूत्र की चिंता करते हो। मंगलसूत्र तो तभी आएगा जब बच्चों को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जब लड़के बेरोजगार हो, आपके घर की कोई शादी करना होगा, मुझे नहीं पता आप शादीशुदा है नहीं, कि मेरे घर की बेटी बहन को शादी करना होगा, तो मैं ये सोचूंगा ना लड़के को नौकरी रोजगार है कि नहीं, कि सोचूंगा कि लड़के को 5 किलो राशन मिलता है कि नहीं। 5 किलो राशन के नाम पर 9 किलो लड़कों को बेरोजगार कर देना, बच्चियों को बेरोजगार कर देना, टैलेंट को मार देना, तो बेरोजगार कर देने वाली सरकार को इस बार नौजवान ही 1 तारीख को बेरोजगार कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ राजीव राय जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी जीत रही है। और अगर बात कही जाए बीजेपी की सरकार के बारे में, तो इस बार ये नौजवान ही उन्हें यहाँ से यानी कि देश से कहा जाए या फिर यूँ कहा जाए कि इस बार मऊ घोसी लोकसभा सीट से भी विदा करने वाली है। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा, खास करके अगर ये जीत हासिल करते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये एजुकेशन पर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा रहेगा तो फिर रोजगार भी रहेगा, क्योंकि इनके हिसाब से यहाँ के युवाओं को रोजगार बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम रोजगार है। एक बार ये सदन में पहुंचते हैं, इनका ख्वाब है कि 5 वर्ष बाद देखूंगा तो घोसी लोकसभा सीट की स्थिति 5 वर्ष पहले क्या थी और आज 5 वर्ष बाद क्या है। इनका ये सपना है देखना। अब देखना ये होगा कि इनका सपना ये पूरा होता है या नहीं। 4 जून को क्लियर हो जाएगा कि मऊ घोसी लोकसभा सीट से आखिर जीत कौन हासिल करता है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 मऊ।